हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की बायोलॉजी की बुक में भी इस यूनिट बॉटनी के सारे चैप्टर्स को डील करने वाला हूँ। हमने बॉटनी के अंदर सेल बायोलॉजी नाम चैप्टर स्टार्ट किया था। सेल बायोलॉजी चैप्टर के हमने 3 लेक्चर्स ले लिए, जिसमें के अंदर हमने कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया और कोशिका कितने प्रकार की होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका के सामान्य लक्षण डिस्कस कर लिए। और हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर संरचना के बारे में लेक्चर जारी है। हमने पिछले लेक्चर में प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में लेक्चर स्टार्ट किया था और उसका ये डिस्कशन हम आगे करेंगे। कल हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना के बारे में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना के बारे में पढ़ा था कि जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर एक आवरण मिलता है जिसे हम कोशिका आवरण कहते हैं। और कोशिका आवरण कहते हैं और कोशिका आवरण 3 प्रकार का होता है: ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स होती है और सबसे अंदरूनी सबसे आंतरिक परत सेल मेम्ब्रेन होती है। और सबसे मिड की परत होती है जो ना बाहरी हो ना आंतरिक हो, दोनों के बीच में पाई जाती है, सेल वॉल कहलाती है। सेल ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये 3 परत होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहरी आवरण के अंदर पाई जाती है। हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है? ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में मैं आपको बताऊँ तो जैसे ग्लाइकोकैलिक्स श्लेष्मा परत होती है। अब आपने मुझे पूछा था कि सर श्लेष्मा क्या होती है, तो मैंने आपको श्लेष्मा के बारे में बताया भी था। और आपको श्लेष्मा क्या होती है इसके बारे में जानने के लिए आपको पिछला लेक्चर अटेंड करना होगा। फिर मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोकैलिक्स कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। आपने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर एक कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो उसके बारे में आपको पिछला लेक्चर जाके अटेंड करना होगा। फिर मैंने बताया कि ग्लाइकोकैलिक्स कुछ जीवाणु में ढीली पतली परत होती है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अवपंक परत। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ जीवाणु में ढीली पतली परत होती है जिसे हम अवपंक परत कहते हैं। और कुछ जीवाणु में ग्लाइकोकैलिक्स मोटी और कठोर होती है जिसे हम संपुटिका कैप्सूल कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के आधार पर हम जीवाणु को 2 भागों में बांटते हैं: अवपंक परत और संपुटिका कैप्सूल। अवपंक परत वो होते हैं जिसके अंदर जीवाणु पतले होते हैं और ढीले ढाले होते हैं। और संपुटिका कैप्सूल के अंदर जीवाणु मोटे और कठोर होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक डिस्कशन किया। फिर मैंने आपको एक पॉइंट छूट गया था, मैं आपको बता दूँ कि ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य क्या होता है। फंक्शन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य होता है कि संक्रमण करना। अब संक्रमण मतलब सबसे बाहरी परत क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है। तो सबसे पहले जो भी कोई जीव वायरस है वो अंदर आएगा या कोई अंदर से बाहर जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि आप अपने कमरे के अंदर बैठे हो, तो कमरे के अंदर कोई आएगा तो कहाँ से आएगा? दरवाज़ा खोलकर आएगा। तो दरवाज़ा क्या है? मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट मतलब बाहर ही है, इसके अंदर जाते हैं, इससे बाहर जाते हैं। तो ये क्या है? संक्रमण करने का एक उपाय है, इससे संक्रमण वो होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? संक्रमण को बचाती है, जिससे कोई बाहरी चीज़ को अंदर आने से रोकती है, संक्रमण होने से रोकती है। ग्लाइकोकैलिक्स का कार्य संक्रमण होने से रोकती है। ग्लाइकोकैलिक्स कंप्लीट की। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल मेम्ब्रेन की मैंने क्या बताया पहला पॉइंट कि सेल मेम्ब्रेन सबसे आंतरिक परत होती है कोशिका आवरण की। सेल मेम्ब्रेन कोशिका आवरण की सबसे आंतरिक परत होती है। फिर मैंने दूसरा पॉइंट बताया कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और फिर मैंने आपको बोला भी था, क्वेश्चन बोला था कि आपको उसको अपने नोटबुक के अंदर नोट करना है। क्या बोला था कि सेल मेम्ब्रेन कौन से प्रोटीन की बनी होती है तो कौन से लिपिड की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन कौन से प्रोटीन तथा कौन से लिपिड की बनी होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो फिर मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और लिपिड कौन सा होता है? ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और लिपिड के बारे में आपको बताना है कि लिपिड कौन सा था।
मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में बताया था, आपको जानना है तो आपको क्या करना होगा, पिछला लेक्चर अटेंड करना होगा। मेरा तो सिर्फ एक रूल है, अगर आपको मेरे लेक्चर अटेंड करना है तो पिछला लेक्चर कंप्लीट लो, उसके बाद ही अपना अगला लेक्चर अटेंड करो। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर छोड़ कर डायरेक्ट आगे वाला लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बच्चों ये बॉटनी है, बॉटनी है, इसके अंदर हम प्लांट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, और प्लांट्स के बारे में अध्ययन करना इतना आसान नहीं है। अब क्या है, जंतु है, तो जंतु होकर प्लांट्स का अध्ययन करेंगे, प्लांट्स में कौन से क्या स्ट्रक्चर, उनके कौन से फंक्शन है, क्या कार्य करता है, कौन उनकी संरचना कैसी, उनके सामान्य लक्षण कौन से जंतुओं का। अगर हमें बोला जाए कि मानव शरीर के बारे में स्टडी करो, तो आसानी से कर सकते हैं कि मानव शरीर के अंदर किडनी होती है, पेट शरीर के अंदर 2 किडनियाँ होती है, हेड होता है, 2 हाथ होते हैं, 2 पग होते हैं, 2 आँखें होती है, इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स के बारे में अध्ययन करना डिफिकल्ट है ना, प्लांट्स के बारे में, तो इसलिए बॉटनी को बायोलॉजी के अंदर डिफिकल्ट माना जाता है। बॉटनी डिफिकल्ट पोर्शन होता है बायोलॉजी के अंदर, सब जूलॉजी आसान पोर्शन माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बॉटनी सबसे आसान सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, समझ कर पढ़ोगे और कंसेप्ट को क्लियर करते चलोगे, बॉटनी आसान है। तो हम क्या कर रहे थे, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। ये पिछले लेक्चर की स्लाइड है, चैन पारगम में होती है। मैंने बताया कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और सेल मेम्ब्रेन कोशिका की आंतरिक परत होती है। सेल प्रोकैरियोटिक कोशिका, हम किसी बात कर रहे हैं, कौन सी कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने शुरू में बताया था ना, हमें 2 कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बात कर रहे थे, स्पेसिफिक प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली और यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। अभी क्या कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली में बारे में लिखा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल मेम्ब्रेन में अंतर्वलन पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में अंतर्वलन पाए जाते हैं, जिसे मेसोसोम कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली में अंतर्वलन पाए जाते हैं, जिसे मेसोसोम कहते हैं। अब आप पूछोगे सर अंतर्वलन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं अंतर्वलन क्या होता है। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल है, हम क्या कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में बताएं। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के सबसे बाहरी परत में आपको कौन सी बताई थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना में सबसे बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स होती है, जिसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है मैंने आपको रीजन में करा दिया, पिछले लेक्चर के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में कंप्लीट पढ़ाया। फिर सेकंड मिड में कौन सी पाई जाती है, सेल वॉल, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन चल रही है अपने। तो मैंने क्या बताया कि केवल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है ना, केवल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, केवल प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंतर्वलन पाए जाते हैं, अंतर्वलन, और जिसे हम क्या बोलते हैं, मेसोसोम। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, अंतर्वलन। ये क्या है, अंतर्वलन। इनको क्या बोलता है, अंतर्वलन को मेसोसोम का मेसोसोम।
प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की से बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर केवल प्रोकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंतर्वर्ण पाए जाते हैं। अंतर्वर्ण को हम मिसोसोम कहते हैं और ये मिसोसोम 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसके आगे करते हैं। मैंने क्या बताया, केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका की सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंतर्वर्ण पाए जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिसोसोम को बोलते हैं। मिसोसोम 3 प्रकार के होते हैं, पुट्टिका, नलिका, पटलिका। मिसोसोम 3 प्रकार के होते हैं, पुट्टिका के रूप में पाए जाते हैं, नलिका के रूप में पाए जाते हैं और पटलिका के रूप में भी पाए जाते हैं। अब पुट्टिका, नलिका, पटलिका क्या होती है, ये देखो। ये क्या है, पुट्टिका। पुट्टिका कैसे होती है, गोल होती है। नलिका, नलिका क्या होती है, पुट्टिका कैसे होती है, गोल होती है। और नलिका, नलिका थोड़ी दंडाकार में होती है लेकिन आकार में छोटी होती है। और पटलिका दंडाकार होती है लेकिन आकार में लंबी होती है, लंबी होती है। और ये देखो इतनी है और ये इतनी है, तो ये कौन सी है, ये आकार में बड़ी है, ये आकार में छोटी है, ये क्या है, गोल है। तो आप क्या समझे कि मिसोसोम 3 प्रकार के होते हैं। मिसोसोम 3 प्रकार के होते हैं, पुट्टिका के रूप में, नलिका और पटलिका। पुट्टिका, नलिका, पटलिका। अब इसके बारे में हम इसके बारे में और अध्ययन करेंगे कि पुट्टिका क्या होती है, नलिका क्या होती है, पटलिका के बारे में के बाद। तो इसके क्या है कि ये क्या आता है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर भी आता है। तो हम इसको आगे यूकेरियोटिक सेल पढ़ेंगे जब हम यूकेरियोटिक कोशिका के साथ में और अध्ययन करेंगे। अभी क्या करते हैं, आगे चलते हैं।
मिसोसोम के कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं। मिसोसोम के कार्य कोशिका विभाजन में सहायक है, ऊर्जा के रूप में सहायक है। मैंने मिसोसोम के 2 कार्य लिखे हैं, कोशिका विभाजन में सहायक, ऊर्जा के रूप में सहायक। अब आप पूछेंगे सर ये क्या है, हमें समझ में नहीं है। समझो, ये क्या है पुट्टिका, और ये क्या है नलिका, और ये क्या है पटलिका। अब ये देखो बच्चों, ये यहाँ पर पुट्टिका है, यहाँ पर भी होगी पुट्टिका, यहाँ पर नलिका है तो यहाँ पर भी होगी नलिका, होगी ना। यहाँ पटलिका है तो यहाँ पर भी होगी पटलिका। सेल मेम्ब्रेन इस वर्ग के आकार के रूप में होती है। अब अगर एक परत की एक झिल्ली पर एक साइड में अगर लेफ्ट साइड में पुट्टिका नलिका पटलिका है तो राइट साइड में पुट्टिका नलिका पटलिका होगी। अगर अब डाउन के नीचे की झिल्ली के ऊपर पुट्टिका नलिका पटलिका है तो ऊपर भी पुट्टिका नलिका पटलिका होगी। सिंपल तुम लॉजिक है, समझ में आ गया। तो ये क्या मैंने क्या बोला, पुट्टिका नलिका पटलिका है, ऊपर भी होगी, लेफ्ट भी होगी, राइट भी होगी, सब में होगी पुट्टिका नलिका पटलिका है। कोशिका झिल्ली के अंतर्वर्ण सब में पाए जाते हैं। ये तो है कि सिर्फ राइट साइड में पाए जाएंगे या फिर लेफ्ट साइड में। कोशिका झिल्ली की चारों दिशाओं के अंदर अंतर्वर्ण पाए जाते हैं, तो चारों दिशाओं में पुट्टिका नलिका पटलिका प्रेजेंट है। पटलिका है देखो बच्चों, पटलिका क्या होती है, आकार में लंबी होती है, ये आकार में लंबी है। तो ये क्या है कि तो ये देखो इसने क्या किया, पटलिका ने कोशिका का विभाजन कर दिया। ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल। पटलिका ने क्या किया, सेल का डिवीजन कर दिया, सेल को 2 पार्ट में बांट दिया, एक ऊपर का साइड नीचे का साइड अलग, लेफ्ट साइड अलग राइट साइड अलग। प्रोकैरियोटिक सेल को 2 पार्ट्स में बांट दिया, किसने, पटलिका के थ्रू। पटलिका ने क्यों बांटा, पट्टिका आकार में लंबी होती है, आकार में लंबी है तो उसने सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या लिखा, कोशिका विभाजन में सहायक है। मिसोसोम का पार्ट है पटलिका, और पटलिका ने क्या किया, सेल वॉल का डिवीजन किया, सेल सेल मेम्ब्रेन का। तो कोशिका विभाजन में सहायक है पटलिका। पटलिका किसका रूप है, किसका प्रकार है, मिसोसोम का। तो मिसोसोम का कार्य क्या हुआ, कोशिका विभाजन में सहायक है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, ऊर्जा के रूप में सहायक है। आपने 7th क्लास में 8th क्लास में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि आपने लोअर क्लास में पढ़ा कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस किसे बोला जाता है, आप मुझे बताओ कि प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, फिर आप बोलोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया। गलत है। क्या बोलोगे सर क्यों, बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोहरी दिल्ली कोशिकांग है, दोहरी दिल्ली कोशिकांग का माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो एब्सेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। जब आपको क्वेश्चन आ जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस किसे बोला जाता है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया लिख के तो गलत है क्वेश्चन। आपको एग्जामिनर नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको 0 नंबर मिलेंगे। लॉजिक लगाओ, आपने बचपन में पढ़ा था कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सही बात थी वो। लेकिन अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को स्पेसिफिक क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, मैंने बोल दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस किसे बोला जाता है। आपकी क्वेश्चन आता था एग्जाम में बचपन में, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति घर किसे बोला जाता है, और मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल का शक्ति घर किसे बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल का। 2 क्वेश्चन हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल का शक्ति घर और यूकैरियोटिक सेल का शक्ति घर। अब यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही यूकैरियोटिक सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस किसे बोला जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस किसे बोला जाएगा, उसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस कौन हुआ, मिसोसोम। आज के बाद याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस किसे बोला जाता है, मिसोसोम को। प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस मिसोसोम, यूकैरियोटिक सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गए। क्वेश्चन बचपन में क्वेश्चन आएगा आपके, बचपन क्वेश्चन आता था आपके एग्जाम में, जैसे आपके जो मिड टर्म लगते थे क्लास स्कूल में,
उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका का पावर हाउस शक्तिकरण बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अब क्वेश्चन आएंगे आपके प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस कौन होता है, मेसोसोम। तो यूकैरियोटिक सेल का पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, बल्कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस नहीं बोलते हैं, जबकि मेसोसोम को प्रोकैरियोटिक सेल का पावर हाउस बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए? अब आगे चलते हैं। बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया? हम प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा? प्रोकैरियोटिक कोशिका के सबसे बाहर एक आवरण मिलता है जिसे कोशिका आवरण कहते हैं। कोशिका आवरण 3 प्रकार का होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ लिया और सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है? सेल वॉल के बारे में। ग्लाइकोकैलिक्स क्लियर है, सेल मेम्ब्रेन क्लियर है। अब सेल वॉल के बारे में अध्ययन करना है। अब सेल वॉल हम सेल वॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल क्या काम बनाए रखती है? सेल वॉल कोशिका भित्ति, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मेन कार्य होता है कोशिका की संरचना तथा आकार को बनाए रखना। कोशिका भित्ति का मेन कार्य ये होता है कि कोशिका की संरचना तथा आकार को बनाए रखना। अगर कोई जैसे कोई जीव है, अगर उसकी आकृति फिक्स है, जैसे कि कैसे क्या एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको? प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्लांट सेल की जंतु कोशिका, ये क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका। प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? फिक्स होती है। क्योंकि एनिमल सेल की कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, उसको आप कैसे ग्रो कर सकते हो, लेकिन प्लांट सेल की स्ट्रक्चर फिक्स है। क्यों है? क्योंकि कोशिका भित्ति प्रेजेंट है। कोशिका भित्ति जिस जीव के अंदर जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगी वह स्ट्रक्चर फिक्स होगी, उसको आप कैसे अपने हिसाब से ड्रॉ नहीं कर सकते। जिसके अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट है उसको आप स्ट्रक्चर उसके हिसाब से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि अमीबा के अंदर
अमीबा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो अमीबा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है तो उसको आप कैसे भी स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, छोटा बड़े लंबी कैसे भी कहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट है। तो सेल वॉल का मेन कार्य क्या होता है? आकार को बनाए रखती है। सेल वॉल का मेन कार्य आकार को बनाए रखती है। और दूसरा कार्य प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका का कंकाल बनाती है। प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका कोशिका कंकाल कौन बनाती है? सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका कंकाल कौन बनाती है? सेल वॉल। सेल वॉल का मेन पहला कार्य आकार को बना के रखती है, दूसरा कार्य कोशिका कंकाल बनाती है प्रोकैरियोटिक सेल। और प्लांट सेल का कोशिका कंकाल को बनाती है, प्लांट सेल के अंदर कोशिका कंकाल सेल वॉल। लेकिन अब आप बोलोगे सर जंतु कोशिका के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट है, तो जंतु कोशिका का कोशिका कंकाल कौन बनाती है? इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में, जब हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। आज प्रोकैरियोटिक सेल कोशिका कंप्लीट कर देंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर। कल से हम यूकैरियोटिक कोशिका स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका का लास्ट लेक्चर है, हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना लास्ट पढ़ा हुआ है, इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लांट सेल के अंदर कोशिका वृद्धि पाई जाती है, प्लांट सेल का कोशिका कंकाल कौन बनाती है? सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल का कोशिका कंकाल सेल वॉल। सेल वॉल का मेन कार्य है कोशिका के आकार को बनाए रखती है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल को फटने से बचाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को सेल वॉल फटने से बचाती है। सेल वॉल का तीसरा कार्य क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका को फटने से बचाती है। सेल वॉल का मेन कार्य तीसरा कार्य क्या होता है? कोशिका को फटने से बचाती है। हमने कोशिका वृद्धि के बारे में 3 पॉइंट पढ़े कि कोशिका के आकार को बना के रखती है, कोशिका को फटने से बचाती है, कोशिका के कंकाल को बनाती है। 3 पॉइंट पढ़े, 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इन 3 पॉइंट को दिमाग में याद रखना है। अब आगे हम चलते हैं आगे। और आगे में ना जो कोशिका वृद्धि के आधार पर ना जीवाणु को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैं बताता हूँ। सेल वॉल कोशिका वृद्धि के आधार पर जीवाणु को 2 भागों में बांटा गया है। जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जीवाणु सेल वॉल के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है। जीवाणु किसके अंदर आता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो सेल वॉल के आधार पर प्रोकैरियोटिक सेल को 2 भागों में बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। जीवाणु को 2 भागों में बांटा गया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। अब सो बोलोगे सही ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है? तो बच्चों इसके बारे में एक वैज्ञानिक आया था क्रिश्चियन ग्राम, उसने इसके बारे में बताया था कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? धारण करके रखा है, नेगेटिव मतलब निकाल दिया। पॉजिटिव मतलब धारण करके रखता है, नेगेटिव मतलब धारण करके निकाल दिया। आप अभी समझे नहीं? एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम क्या था? क्रिश्चियन ग्राम वैज्ञानिक था। उसने जीवाणु को जैसे 2 जीवाणु बांटे गए थे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, इसके बारे में बताया था। किसने बताया? क्रिश्चियन ग्राम। इसने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में कंप्लीट अध्ययन किया और इसने एक क्या बोलते हैं कि प्रयोग भी किया था। क्रिश्चियन ग्राम ने प्रयोग भी किया था और उस प्रयोग के आधार पर इसने बताया, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आप लोगों में से मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लेता हूँ।
एक है राम और एक है श्याम, एक है राम और एक है श्याम। अगर आप लोगों में किसी का नाम है तो प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं सिर्फ आपको समझाने के तौर पर इस दो नाम यूज़ कर रहा हूँ, एक है राम और एक है श्याम। राम और श्याम दोनों दोस्त हैं, और दोनों दोस्त है। अब कल इनके क्या है कि दिवाली को होली है, राम और श्याम के कल होली है। अब दोनों दोस्त होली खेलने के लिए कल जाने वाले। तो राम और श्याम कल जो सुबह, राम तो सुबह क्या किया कि सुबह उठते ही डायरेक्ट होली खेलने चला गया, ग्राउंड में आ गया बाहर घर के। और श्याम ने क्या किया कि होली खेलने से पहले सुबह उठकर पहले अपने पूरे शरीर के ऊपर तेल लगा लिया और फिर होली खेलने गया। राम ने तो बिना तेल लगाए होली खेलने चला गया, और श्याम ने क्या किया कि तेल लगाकर फिर होली खेलने गया। राम और श्याम दो दोस्त हैं, दोनों होली खेलने जा रहे हैं। श्याम ने तेल लगा के होली खेली है और इसने बिना तेल लगाए होली खेली है। तो अब जब दोनों ने होली खेल ली, होली खेलने के बाद जब ये अपने घर आए, और जब इन्होंने अपना घर आने के बाद रंग हटाया, नहाया, तो श्याम का जो तेल लगा के गया था उसका कलर आसानी से निकल गया, जबकि राम का जो कलर था वो आसानी से नहीं निकला। आप भी जानते हो कि तेल लगाने के बाद जो कलर है वो आसानी से निकल जाता है शरीर के, और जो उस राम ने तेल नहीं लगाया था तो उसका कलर नहीं निकला, जबकि श्याम ने तेल लगा के गया था तो श्याम का कलर आसानी से निकल गया। वो इसने बताया ग्राम पॉजिटिव। जैसे कि मैंने क्या बताया कि राम का कलर नहीं निकला, तो ये कौन सा क्या है, पॉजिटिव, और इसने नेगेटिव कौन है, श्याम का कलर निकाल दिया। तो मैंने क्या बताया पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव मतलब जो धारण कर रखा है, धारण करने मतलब जो रंग को अभी तक अपने पास ही है, रंग निकला नहीं शरीर से, रंग उसके शरीर के ऊपर ही है, धारण करके रखा है उसने राम ने। तो राम क्या है, ग्राम पॉजिटिव, और श्याम क्या है, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, अब इन दोनों के बारे में अध्ययन करना है। तो क्रिश्चियन ग्राम ने बताया था कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में बताया। तो ग्राम पॉजिटिव मतलब राम है, ग्राम नेगेटिव मतलब श्याम है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव कौन है, राम, ग्राम नेगेटिव श्याम। ग्राम पॉजिटिव राम क्यों है कि उसके ऊपर रंग अभी तक है, ग्राम नेगेटिव श्याम क्यों है, उसके ऊपर शरीर के ऊपर रंग नहीं है। शरीर पर रंग क्यों नहीं है, उसने तेल लगाया था। अब पॉलीसेकेराइड, ग्राम नेगेटिव के अंदर दो कोशिका विधि कर जाती है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर एक कोशिका विधि कर जाती है। एक कोशिका विधि किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। ग्राम नेगेटिव के अंदर कोशिका विधि किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन और लिपोपॉलीसेकेराइड की। अब लिपोपॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है, लिपो मतलब लिपिड क्या है, लिक्विड क्या है, तेल। तो इसके अंदर तेल प्रेजेंट है। ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड बनी होती है, ऐसे वो दो पाई जाती है, तो एक पॉलीपेप्टिडोग्लाइकेन की, एक लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। लिपोपॉलीसेकेराइड के अंदर क्या है, लिपिड क्या है, लिक्विड तेल प्रेजेंट है और तेल एब्सेंट है। ग्राम नेगेटिव के अंदर लिपिड तेल प्रेजेंट है लिपोपॉलीसेकेराइड से, और ग्राम पॉजिटिव के अंदर लिपिड तेल
एब्सेंट है। तो इसी के आधार पर उसने बताया था कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दो जीवाणु होते हैं। जो उसने बताया कि ग्राम पॉजिटिव वो होता है जिसके ऊपर रंग चढ़ा रहता है, ग्राम नेगेटिव वो होता है जिसके ऊपर शरीर के ऊपर रंग नहीं रहता है। रंग नहीं रहने का कारण क्या है? लिपोपोलिसी के कारण। लिपिड पाया जाता है, तेल प्रेजेंट होता है, तेल प्रेजेंट है तो तेल से क्या है कि उनका शरीर का सारा रंग निकल जाता है, क्योंकि तेल एब्सेंट है तो शरीर का सारे रंग ऐसे कैसे जाता है, तेल रंग नहीं निकलता है। तो उसने क्रिश्चियन ग्राम ने यही बताया था कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है। अब आगे चलते हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर एक आवरण मिलता है जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका आवरण। कोशिका आवरण के अंदर तीन भाग होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पिछले लेक्चर में पढ़ा। आज हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। तो हमने क्या कर लिया, पहला पॉइंट कोशिका आवरण के ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली। अब आगे चलते हैं, कोशिका द्रव्य। अगला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमने बाहरी अध्ययन कर लिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर कौन सी झिल्लियां मिलती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में अध्ययन कर लिया। अब अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य है। अब कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या मिलता है, राइबोसोम, केंद्रिका, अंतर्विष्ट। अब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बाहर पहले बाहर का अध्ययन किया, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन का। फिर हम अंदर आए, अंदर कोशिका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के अंदर राइबोसोम मिलते हैं और केंद्रिका मिलती है, अंतर्विष्ट पिंड मिलते हैं, आनुवंशिक पदार्थ मिलता है। उन सब के बारे में स्टडी करना है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जालर, फिल्म, जालर, रोम, कसाबिका, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अब कोशिका द्रव्य में राइबोसोम, केंद्रिका, अंतर्विष्ट पिंड, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आज तो हम इस लेक्चर को यही कंप्लीट करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, फिर लेक्चर लंबा हो गया ज़्यादा। हम कल इसके बारे में आगे करते हैं, कल अगले लेक्चर में करेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी संरचनाएं मिलती है, उसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे और कल इसके बारे में कम जानेंगे। आज हम इस लेक्चर को यही पूरा करते हैं, है ना बच्चों। धन्यवाद। अगर आपको समझ नहीं आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगला लेक्चर कंटिन्यू कल आएगा। जब तक आप इस लेक्चर का रिवीजन करना और इसके नोट्स बनाना और रिवीजन करके आना अगले लेक्चर में आने से पहले। थैंक यू, लेट्स गो।